सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम बुक 2 लेसन 3 पर चल रहे हैं। लेसन का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद सिर्फ अमेरिका अकेली महाशक्ति विश्व में रह गया। तो अमेरिका का वर्चस्व क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे इस लेसन में। उस वर्चस्व को कैसे चुनौती दी जा सकती है, कौन से देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। बुक 2 लेसन 3 भाग 1 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि किस चीज़ की तस्वीर है। आपको 9/11 में जो अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, अगर उसका ध्यान हो तो ये उसी हमले की तस्वीर है जब वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ठीक है जी, इसे हम विस्तार से जानेंगे लेसन के बीच में ही। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले ये लेसन हमें दिया गया है, इसके उद्देश्य क्या। देखिए, जो सबसे पहला उद्देश्य है वो छात्रों को ज्ञान देना है कि किस तरह शीत युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा। देखिए, शीत युद्ध जब तक चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका 2 शक्तिशाली गुट थे। तो काफ़ी संख्या में देश सोवियत संघ की तरफ थे और कुछ काफ़ी संख्या में देश जो है अमेरिका की तरफ थे। कुछ भारत जैसे देश ऐसे थे जो कि गुट निरपेक्ष भी थे। लेकिन जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ, तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। तो इस लेसन में हम ये जानेंगे कि अमेरिका विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका वर्चस्व कैसे बढ़ा। ठीक है जी। दूसरी, अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति कैसी है और विस्तार कितना है। देखिए कितना प्रभुत्व है। अमेरिका के जीन्स, वहाँ का मैकडॉनल्ड बर्गर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अधिक से अधिक जो हमारे युवा हैं वो इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये अमेरिकी प्रभुत्व को दर्शाता है। तीसरा उद्देश्य ये है, क्या अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। उस सब चीज़ों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इससे। देखिए, जो हमें लेसन दिया हुआ है, लेसन की शुरुआत 3 घटनाओं से हो रही है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली घटना क्या है। देखिए, आपके बुक में से ही लिया हुआ एज इट इज़ जो घटनाएं हमें दी है। सबसे पहली, बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह अपने एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छिपी हुई थी, तब वहाँ पर हवाई हमला हुआ मिसाइल के साथ। आयशा अब चलना फिरना सीख रही। उस जो हवाई हमला हुआ था उसमें आयशा की टांग खराब हो गई थी। अब आयशा चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी डॉक्टर बनने की योजना है, लेकिन तब जब विदेशी सेना उसका देश को छोड़कर चली जाए। ये तो एक पहली कहानी कि बगदाद पर अमेरिका ने कैसे हमला किया, इस सब के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं दूसरी घटना को। देखिए, जो दूसरी घटना है वो क्या कहती है। ये डरबन की है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार
है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ाने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं जाबू MBA की पढ़ाई करे और अपने परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फ़िलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाएगा। ये दूसरी घटना है कि बच्चा पेंटर बनना चाहता है, लेकिन पिता चाहते हैं कि वो MBA करे और अपने परिवार का बिजनेस संभाले। तो चलिए अब हम तीसरी घटना देखते हैं। जो तीसरी घटना है वो युवा आंद्रे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया की घटना है। देखिए हमने 3 अलग अलग घटनाएं देखी, पहली बगदाद, दूसरी डरबन और तीसरी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या है, जो युवा आंद्रे पर्थ है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माता पिता अप्रवासी के रूप में रूस से आए थे वहाँ पर। चर्च जाते वक्त वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रे जो है वो चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रे अपनी माँ को बताता है कि वह जीन्स कूल है। जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रे के पिता उसकी माँ को याद दिलवाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपनी जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे, इसी कारण आज आंद्रे पहनता है। तो देखिए अमेरिका में जीन्स जो है वो आज़ादी का प्रतीक है। आंद्रे जो है वो जीन्स पहनना चाहता है, लेकिन उसकी माता उसे मना कर रही है। हमने 3 अलग अलग घटनाएं पढ़ी। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रही है घटना, और ये कहाँ की तस्वीर है आप बता सकते हैं कुछ? ये इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। ये उसकी तस्वीर है इराक की। देखिए कितनी जगह की हालत ख़राब है, गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़क सुनसान है। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम जान लेते हैं। देखिए अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें नाकाम रही। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करवाने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों पर चुप्पी साधने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई व्यवस्था की संज्ञा दी। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका काम क्या है? शांति स्थापना करना। शांति स्थापना करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। लेकिन जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिल्कुल चुप्पी साधी रही। उसने दोनों देशों में समझौता करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें दखल दिया। ये है विश्व के परिदृश्य में पहली घटना। अब हम जान लेते हैं खाड़ी युद्ध क्या था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो प्रश्न बनता है वो ये, इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? आपका आंसर है 1990। आगे देखते हैं हम।
प्रथम खाड़ी युद्ध। जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो 34 देशों की मिलीजुली और 66 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे हरा दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो आपका आंसर यही है कि 34 देशों की मिली जुली सैनिकों की फौज ने इराक के विरुद्ध जो हमला खोला और उसे परास्त किया। इसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया था, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। अमेरिकी जनरल नॉर्मन शार्ज़काव ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। उन्होंने 34 देशों की मिलीजुली सेना में 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि 100 जंगों की एक जंग है, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और कुवैत को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है जी। अभी हमने देखिए इसमें जाना था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने जो इराक ने कुवैत पर हमला किया था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो ये जो खाड़ी युद्ध था उसी का नतीजा था कि 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर इराक पर हमला किया और इराक को युद्ध में परास्त कर दिया। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये देखिए, इसमें कितने देशों की सेनाओं ने भाग लिया, कितने सैनिक थे। उसके बाद आपका जो प्रश्न बनता है इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। उसके अलावा तो इस सेना का नेतृत्व किसने किया? अमेरिकी जनरल नॉर्मन शार्ज़काव ने। उसके अलावा इसमें अमेरिका की कितनी सेना शामिल थी? तो 75% आपका आंसर है, इसमें शामिल थी। ये शब्द किसने कहे? 100 जंगों की एक जंग साबित होगी सद्दाम हुसैन ने, जो कि इराक के राष्ट्रपति थे। तो देखिए इसमें आपके कितने प्रश्न बने छोटे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। तो इस तरह जो इराक ने कुवैत पर हमला किया था वो खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब है कंप्यूटर युद्ध। अभी तो जो हमने देखा था वो खाड़ी युद्ध या डेजर्ट स्टॉर्म। अब हम देखेंगे कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं। देखिए कंप्यूटर युद्ध क्या है। देखिए जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उसके साथ युद्ध करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे। प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इनके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध को टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और वीडियो गेम वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर बैठे दर्शक बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराक की सेना किस प्रकार धाराशायी हो रही है। देखिए अभी हमने जाना था ना पीछे उसमें कि प्रथम खाड़ी युद्ध, इसे हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है आपका, इसे हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर कंप्यूटर युद्ध आ जाएगा तो आपका आंसर ये है कि जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है उसमें अमेरिका बहुत आगे है। जो उसने युद्ध के तरीके अपनाए वो स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि टेलीविज़न पर इसकी व्यापक कवरेज हुई
इसे वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। अलग अलग जगह बैठे दर्शकों ने बड़े आराम से देखा कि कैसे इराक की सेनाएं धराशायी हो गई। अब हम आगे देखते हैं ऑपरेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।